अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती जूम मीटिंग्स। और आज मैं अपोलोजाइज करूंगा कि जो है 5:30 फ्राइडे को स्टार्ट नहीं हो सकी। मैं हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल जाना पड़ा मुझे। अभी 8 o'clock स्टार्ट होगी। तो जो लिंक आपके साथ शेयर किया है मैंने, पाकिस्तान टैक्स मेड इजी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, या जो पाकिस्तान टैक्स मास्टर क्लास का मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जितने लोग हैं उनके साथ मैंने लिंक शेयर किया है। तो लिंक को आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये भी पता है कि आज थर्ड वन T20 मैच हो रहा है पाकिस्तान का और इंग्लैंड का। मैंने खुद भी टीवी पे लगाया हुआ है, तो आप लोग वो देख रहे होंगे। तो ये जो वीडियोस हैं ये आपको फिर यूट्यूब चैनल पर मिल जाती हैं। और आपको जैसे पता है आजकल यूट्यूब चैनल पर जो है वो टाइम स्टैम्प होती है। तो अभी तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें आपको पता चल गया है कि अगर आपने टैक्स मास्टर ये एवरी फ्राइडे जो मैं जूम मीटिंग्स कर रहा हूँ, जिसमें टैक्स लॉ को एक्सप्लेन करें, उसके प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करें, फंडामेंटल्स, ताकि आप एक अच्छे प्रोफेशनल बने। या अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपको लॉजिक क्लियर हो जाए कि जिस तरह आज हम टैक्स ऑन डीम्ड इनकम सेक्शन 7E पे बात करेंगे, तो यूट्यूब पे फिर ये आपको अवेलेबल होते हैं। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं लिंक एवरी फ्राइडे शेयर कर लेता हूँ सुबह। तो शाम को फिर हम ये आपकी मेरी मीटिंग होती है और बाकी लोग ज्वाइन करते हैं, एक दो लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह ये होता है कि उनके क्वेश्चंस भी हो जाते हैं उससे। होपफुली गोइंग फॉरवर्ड ज्यादा लोगों को पता होगा तो ज्यादा लोग ज्वाइन कर सकेंगे और क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं कि 7E के बारे में। तो क्रिकेट मैच टीवी पे चल रहा है। पाकिस्तान ने कमाल किया सेकंड T20 में इंग्लैंड के खिलाफ, अब थर्ड में भी। और टीम बड़ी जबरदस्त है, बहुत मजा आता है सारों को देख के। और सही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। तो उसी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में मैं आपको बताना चाहूंगा इस पार्ट 2 में कि आप मैं ये जूम मीटिंग पर ये सारी चीजें जो एक्सप्लेन कर रहे हैं टैक्स लॉज, इसमें आज हम वही किताब यूज करेंगे जो लास्ट टाइम बताई थी। यानी कि है तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का कानून, लेकिन टैक्स ईयर 2023 के लिए पाकिस्तान टैक्स बार ने प्रिंट किया। और बेसिक जो कवानीन मैं आपको बता रहा हूँ, आज चूंकि घर पे हूँ तो मैं आपको किताब दोबारा दिखा दूँ। पालकी वाला साहब की किताब है, लॉ द लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स है। और जबरदस्त है, मतलब बहुत अच्छा है, मजा आ गया उसमें। जो है अब ये है कि साथ साथ रिफ्रेशमेंट तो आपको पता होना चाहिए। रीजन मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि मैं इतनी डिटेल में आपको क्यों समझा रहा हूँ, ताकि अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपको ये आइडिया हो जाए कि मैं क्यों क्यों टैक्स दे रहा हूँ। और खासतौर पे अगर आप टैक्स प्रोफेशनल हैं तो आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाए। उसकी वजह ये है, पाकिस्तान में इस दफा जो फ्लड्स आए हैं उससे 1/3 ऑफ द कंट्री फ्लड से अफेक्ट हुआ है। और पूरी कंट्री की इकोनॉमी जो पहले ही वीक थी वो और वीक हो गई। तो जैसे टैक्स दोस्ती ब्रांड हमारा जो है, हमने पहले भी ऐसे लोगों को जो टैक्स सिखाया है जो शायद बीमारी की वजह से बेड रिडन हो गए थे, तो उन्होंने फिर यूट्यूब पे टैक्स दोस्ती की वीडियोस देख के अपनी टैक्स प्रैक्टिस स्टार्ट की, टैक्स फाइलिंग स्टार्ट की। वो लोग जो टैक्स फाइलिंग सिर्फ करते थे वो फिर टैक्स अपील्स की तरफ भी आना शुरू हो गए। तो मुख्तलिफ लोगों को हमने हेल्प किया। तो इस दफा हम चाह रहे हैं, ये मेरी तरफ से जो है ये फ्लड रिलीफ के हवाले से कंट्रीब्यूशन है कि आप अपने सिटी, विलेज, अर्बन, रूरल एरिया जब दोबारा कायम हो या अगर फ्लड से इफेक्ट नहीं भी हुआ तो आप बेहतर प्रैक्टिस करेंगे, आप बेहतर पैसे कमाएंगे। जिस तरह आज जो सेक्शन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसके जितने भी बड़े प्रोफेशनल्स हैं, बड़े टैक्स लॉयर्स हैं पाकिस्तान के, वो लाखों में तो फीस ले रहे होंगे, अगर करोड़ों में नहीं। तो आज जो मैं बातें बताऊंगा अगर आप वो बेसिक समझ लेते हैं तो आप खुद लाहौर हाई कोर्ट हो, सिंध हाई कोर्ट हो, कोई भी हाई कोर्ट हो, उसमें इस बेसिस पर रिट पिटिशन कर सकते हैं। या फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में अगर पॉसिबल है तो आप अपना केस कर सकते हैं। इसी तरह जो है मैं हेल्प कर रहा हूँ आपको कि आप बेहतर अर्न करें। डेफिनेटली इन वीडियोस को बनाने में, जो मटेरियल प्रिपरेशन में मेरी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, तो डेफिनेटली मैं अपने क्लाइंट को भी फ़ायदा देता हूँ। तो मुझे भी फ़ायदा हो रहा है, लेकिन मैं वो फ़ायदा आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। और मैं चाह रहा हूँ कि आप भी लाखों रुपए अर्न करें। और सिर्फ इस सेक्शन से नहीं, जितनी ज़्यादा आपकी इनकम टैक्स के हवाले से
वर्किंग हो जाएगी, जितनी ज़्यादा इनकम टैक्स के हवाले से आप समझ जाएंगे चीज़ों को, उतनी बेहतर आप प्रैक्टिस करेंगे और इससे और बहुत सारे बेनिफिट्स भी होंगे। जो लोग टैक्स में, टैक्स लॉस की प्रैक्टिस में सिफारिश, लालच, रिश्वत और तरीके यूज करते हैं कानून से हट के, जबकि उनके क्लाइंट को वो बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वो इन इलीगल मीन्स के थ्रू बेनिफिट डलवाते हैं, तो वो तो खैर प्रैक्टिस को और जो टैक्स प्रैक्टिस की जो इंडस्ट्री है उसको खराब कर रहे हैं। साथ में लोगों को वो रास्ता बता रहे हैं जिससे टैक्स ना तो गवर्नमेंट को जमा होता है, ना ही वो सोसाइटी पे खर्चा होता है, बल्कि चंद लोगों के दरमियान वो पैसे या वो टैक्स जो है सर्कुलेट होता है। तो ये है कि वो रास्ता तो लेना नहीं है। मेरे 25 ईयर्स तो हो ही गए हैं टैक्स लॉ को पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जो किताब है, अब जब लेटेस्ट एडिशन मेरे पास आई है, तो मैं अपने आप को बिल्कुल एक, इस किताब के लिहाज से बिल्कुल एक जो है फ्रेशमैन कंसिडर करूंगा, कि जैसे टेक्स्ट में मुझे कुछ पता ही नहीं। तो इसीलिए एक एक सफ़ा, एक एक टॉपिक, और इस किताब का मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसमें हम अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि इनकम टैक्स लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रिलेशन है आपस में। उसके अलावा इनकम टैक्स लॉ में जो चार्जिंग सेक्शंस होते हैं जिसके तहत टैक्स लगाया जाता है, चाहे वो सेल्स टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स है, उसमें क्या 4 इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में अगर आप यूट्यूब पे देखें तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट ऑफ द टैक्स होना चाहिए, यानी वो कौन सी इनकम है जिस पे टैक्स लगाया जा रहा है। पर्सन लाइबल टू बी टैक्स्ड, उस पर्सन का जिक्र होना चाहिए। और पर्सन में मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, कंपनी है, इंडिविजुअल है, या रेजिडेंट पर्सन है, नॉन रेजिडेंट पर्सन है, इस तरह। फिर थर्ड ये है कि रेट क्या है जिस रेट से वो टैक्स लगाया जाएगा। और आखिर में और सबसे इम्पोर्टेंट, वो मेजर या वैल्यू या वो टैक्स टैक्स बेस क्या है जिसके ऊपर वो रेट लगा के टैक्स कैलकुलेट किया जाए। तो जो है हमने ये सारी चीजें प्रीवियस की कवर करते रहे, और चूंकि अब वीडियो सिर्फ एक ही बनती है पूरे हफ्ते में, ये जूम मीटिंग की जो है वीडियो बनती है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये पार्ट सेकंड में मैं आपको एक रीजन बता रहा था कि क्यों हम ये वीडियोस बना रहे हैं, और जो टेक्निकल बातें, मुश्किल बातें हैं, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, आपको जैसे पता है कि टैक्स सीजन है, जारी बात है, बीच में लास्ट टाइम भी क्लाइंट्स की कॉल आ गई थी। अगर कॉल आ जाएगी या साथ साथ इम्पोर्टेंट है कि कोई रिफ्रेशमेंट वगैरह ली जाए, तो वो मैं जो है साथ साथ लेता जाऊंगा। लेकिन आज जो है मैं आपको, इस वीडियो का टाइटल भी होगा रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग सेक्शन 7E टैक्स ऑन डीम्ड इनकम ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो उसी पे चलते हैं डायरेक्ट। सेक्शन जो 7E है वो उस चैप्टर में आता है जिस चैप्टर के अंदर सारे सारे वो सेक्शंस हैं जिनको हम चार्जिंग सेक्शन कहते हैं, 4 से लेके 7 तक। और फिर 8 जो है वो इन सारे सेक्शंस को मजीद एक्सप्लेन करता है। तो मैं चैप्टर नंबर एक तरह से 2 में जाता हूँ। चैप्टर नंबर 2 है, और चैप्टर नंबर 2 के अंदर सेक्शन 4, 5, हमने 5 की एग्जांपल ली थी, टैक्स ऑन डिविडेंड। और चैप्टर 2 चार्ज ऑफ टैक्स उसकी हेडिंग है। और ये सब बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो है, वैसे तो मेन चीज तो सेक्शन है, लेकिन वो किस चैप्टर में मौजूद है, उसका क्या नंबर है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज 4 हो, 4A हो, 4B हो, जैसे सुपर टैक्स जो है वो 4B है, इसका मतलब है कि ये जो सेक्शन 4 है उसके नजदीक नजदीक है। सेक्शन 5 टैक्स ऑन डिविडेंड है। सेक्शन 5A जो है टैक्स ऑन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है। तो देखें ना, डिविडेंड तो वो पैसे होते हैं जो शेयर होल्डर को ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है, दिया जाता है कंपनी की तरफ से। कंपनीज के जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं उन पे भी टैक्स है, यानी कि वो प्रॉफिट जो उन्होंने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। एनक की जरूरत इसलिए ताकि अच्छी तरह पढ़ूं, कोई गलत वर्ड ना पढ़ लूं उसको, मैं इसको वॉज ना पढ़ लूं, उससे फर्क पड़ेगा। तो अब अगर सेक्शन 5 डिविडेंड्स पे है, तो सेक्शन 5A टैक्स ऑन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है। इसको वो 5 कोई और 5A के बजाय कुछ और भी कह सकते थे, लेकिन ये इसका भी एक मतलब है कि अगर ये 5A है तो इसका मतलब है कि इसका ताल्लुक कंपनीज के प्रॉफिट से है, और
इस तरह ये कंपनी रिजर्व से या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, ठीक है जी। तो उस हवाले से ये है। फिर 5AA है, फिर सेक्शन 6 है, टैक्स ऑन सर्टेन पेमेंट्स टू नॉन रेजिडेंट्स। तो नॉन रेजिडेंट्स को जब एक सर्टेन पेमेंट्स होंगी तो है। फिर सेक्शन 7 जो है, 7 वो है टैक्स ऑन शिपिंग एंड एयर ट्रांसपोर्ट इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन। यानी अगर एक जहाज है कतर एयरवेज और उन्होंने पाकिस्तान में, और कतर एयरवेज का तो खैर पाकिस्तान में ऑफिस है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई और एयरलाइन है और वो नहीं चाहते कि वो प्रॉपर बिजनेस सेटअप में करें पाकिस्तान में, लेकिन उनकी फ्लाइट्स पाकिस्तान आती है, तो उस एक फ्लाइट के हिसाब से, यानी कि जो फ्लाइट्स उनकी पूरे साल में आई हैं उसका इनकम और प्रॉफिट उन्होंने जो है के हिसाब से टैक्स देना है। अब टैक्स कलेक्शन के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बंदा पेमेंट कर रहा होगा, एयरपोर्ट वाले जो पेमेंट कर रहे होंगे, वो पहले ही टैक्स डिडक्ट कर लेंगे, क्योंकि नॉन रेजिडेंट के पीछे कहाँ टैक्स अथॉरिटीज एफबीआर वाले जा नहीं सकते उनके पीछे, क्योंकि वो बाय नेचर नॉन रेजिडेंट। इसी तरह सेक्शन 7A है, टैक्स ऑन शिपिंग ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन। तो देखिए ना, एयरलाइन बिजनेस, शिपिंग, ये सब लॉजिस्टिक्स बिजनेस है। तो इनमें चूंकि मिलता जुलता तो 7A, 7 के बाद 7A टैक्स ऑन शिपिंग ऑफ रेजिडेंट पर्सन है। 7B क्या है? टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट। अब आप कहेंगे शिपिंग और, हाँ बिल्कुल इसमें डिफरेंस है, लेकिन शायद यहाँ भी जो प्रॉफिट 7B में प्रॉफिट ऑन डेट, यानी जो आपका सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, रेगुलर इनकम की बात हो रही है, या इवन बहबूद भी, लेकिन कहने का मतलब है कि जो आपके बैंक्स पे आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो सारा जो है सेक्शन 7B के तहत होगा। अब जो है इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हैं कि अगर 5 मिलियन से ज्यादा हो जाए तो फिर आप नॉर्मल टैक्सेशन में आ जाते हैं। अगर 5 मिलियन से ज्यादा हो जाए तो वो नॉर्मल टैक्सेशन में आ जाते हैं, अगर आपको प्रॉफिट साल का मिला। अगर 5 मिलियन से कम है तो फिर आप इस सेक्शन के तहत आएंगे। अगर 7B टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट, आपको अगर टैक्स जो प्रॉफिट मिला है वो 50 लाख से ज्यादा मिला है पूरे साल में प्रॉफिट। अब वो हो सकता है एक इन्वेस्टमेंट से मिला हो या मल्टीपल इन्वेस्टमेंट से मिला हो, लेकिन 50 लाख से अगर वो बढ़ जाता है तो फिर वो सेक्शन 7B के तहत टैक्स नहीं होगा, बल्कि वो सेक्शन 4 के तहत टैक्स होगा। और सेक्शन 4 जो है वो नॉर्मल टैक्सेशन की बात करती है, यानी वो कहती है कि पहले किसी हेड के नीचे डालेंगे, इस केस में वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, और फिर उसमें से डिडक्शंस भी अलाउड होंगी। तो इस तरह जो है ये जो सेक्शन 7 है, ये कुछ जिसको हम कहते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का सिस्टम है। सेक्शन 4 जो है वो नॉर्मल टैक्सेशन का है। अच्छा, अब प्रिजम्पटिव में जो है, सॉरी किधर चला गया जूम मेरा बीच में, सॉरी वो ब्राउजर खोल दिया मैंने। अच्छा, तो जो प्रिजम्पटिव है उस पर भी बात होती रही है कि बेसिकली जो आपको ग्रॉस अमाउंट पे जिस जब आपसे टैक्स कट जाता है तो वो प्रिजम्पटिव होता है। फिर नॉर्मल टैक्स, जिसको फुल एंड फाइनल टैक्स भी कहते हैं। नॉर्मल टैक्स वो होता है जहाँ पे ग्रॉस में से आपको डिडक्शंस अलाउड होती हैं, चाहे वो फॉर एग्जांपल बिजनेस का हेड हो, बिजनेस एक्सपेंसेस भी माइनस होते हैं, और फिर कुछ जनरल डिडक्शंस जैसे ज़कात है और कुछ और चीज़ें, वर्कर वेलफेयर फंड वगैरह, वो भी आप माइनस करते हैं। अच्छा, टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट मैंने बताया कि उसका भी, वो भी ग्रॉस पे है। टैक्स ऑन बिल्डर्स भी यही प्रिजम्पटिव किस्म का सिस्टम है। सेक्शन 7D टैक्स ऑन डेवलपर्स। अब बिल्डर्स और डेवलपर्स भी सही है और उनसे टैक्सेशन प्रिजम्पटिव बेसिस पर हो रही है, इसलिए सेक्शन 7 में उनका जिक्र है। फिर जो है हम आ जाते हैं, जो सेक्शन ऐड हुआ है फाइनेंस एक्ट 2022 से, और वो फाइनेंस एक्ट वो टैक्स ईयर 2022 से एप्लीकेबल है, और अगले साल 23 के लिए तो हो गई। चले जी, पाकिस्तान ने 82 रन्स पे 3 बंदे आउट कर लिए। हम अपना स्टार्ट करते हैं सेक्शन 7E टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। वो कहता है, और ये है रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, मैं पढ़ूंगा और फिर मैं इसका मानी बताऊंगा। याद रखिए ये जनरल इंफॉर्मेशन है। इसके बाद आपने अपने कंसल्टेंट या हमारी टैक्स दोस्ती टीम को रब्ता करना है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और उसके बाद आपने अपनी टैक्स रिटर्न या टैक्स अपील या जो जिस वजह से भी आप ये सेक्शन 7E देख रहे हैं उस पर फिर अमल करना है। हमारी वीडियो के बाद डायरेक्टली नहीं करना, टैक्स प्रोफेशनल से मशवरा करने के बाद, इंक्लूडिंग टैक्स दोस्ती की टीम मौजूद है। वो कहता है सेक्शन 7E
टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम का मतलब ये होता है कि ये इनकम आपने एक्चुअली नहीं कमाई, लेकिन कानून कह रहा है कि आपने कमाई है। ठीक है जी। सब सेक्शन 1 में आपको रीड करके दे रहा हूँ। फॉर द टैक्स ईयर 2022 एंड ऑनवर्ड्स, इसका मतलब है कि ये टैक्स जो है वो टैक्स ईयर 2022 में भी कैलकुलेट किया जाएगा जिस पे एप्लीकेबल है, और उधर से आगे भी। अ टैक्स शेल बी इम्पोज्ड, यानी कि वो कह रहे हैं लाजमन एक टैक्स लगाया जाएगा, और यहाँ टैक्स से मुराद इनकम टैक्स है, एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 8C ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। तो जितने भी रेट्स हैं वो फर्स्ट शेड्यूल में जिक्र है, और वहां जो रेट मेंशन्ड है टैक्स ईयर 2022 और 23 के लिए वो है 20%। अब 20% किसका? ऑन द इनकम स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन। क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल इनकम है, तो अब वो बताएंगे कि ये आर्टिफिशियल इनकम कैसे आपने कमाई, वो सारा कुछ आपको बताएंगे कैसे आपने कमाई, और कैसे आपने इसका टैक्स कैलकुलेट करना है और कैसे पे करना है। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 7E, अ रेजिडेंट पर्सन, यानी कि ये पर्सन आइडेंटिफाई हो गया कि टैक्स का रेट तो 20% है सेक्शन 1 में, रेजिडेंट पर्सन जो है वो हो गया। इसका मतलब है एंड और का रूल होता है टैक्स लॉ में, तो इसका मतलब है कि रेजिडेंट पर्सन अगर हो गया तो नॉन रेजिडेंट लोगों पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, वैसे भी वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट नहीं फाइल करते। अ रेजिडेंट पर्सन शैल बी टेकन टू हैव डिराइव्ड, एक रेजिडेंट पर्सन के बारे में ये अज्यूम किया जाएगा एज इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस सेक्शन, यानी कि उसने एक इनकम कमाई है, सोच ऐसा फर्ज किया जाए उसने ऐसी इनकम कमाई है जो इस कानून यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत टैक्सेबल है, एन अमाउंट इक्वल टू 5% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन पाकिस्तान। तो इसका मतलब है कि 2-3 कंडीशंस पूरा होना जरूरी है। पहली बात तो ये कि एक तो आप लेंगे 5%, 5% जो है ना उसकी इनकम कंसिडर की जाएगी, वो जो कैपिटल एसेट पाकिस्तान में होल्ड करता है उसकी एफबीआर वैल्यू, लेकिन यहाँ एफबीआर नहीं, यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू लिखी हुई है, और फेयर मार्केट वैल्यू का सेक्शन 68 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, उसमें लिखा है कि फेयर मार्केट वैल्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से वो एफबीआर वैल्यूज हैं जो एफबीआर ने लॉन्च की हुई। ठीक है जी। तो ये बता रहा है कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट 5% के हिसाब से सिचुएटेड इन पाकिस्तान हेल्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग। इसका मतलब है कि जो आखिरी दिन होता है हर एक साल का, जो 30 जून होता है, जिस तरह इस दफा 30 जून 2022 बन रहा है, उसका जो ये जो दिन है, इस दिन पर आपके नाम पर जितने एसेट्स हैं उन एसेट्स और उन सारों को कानून कैपिटल एसेट कह रहा है, वो जितने भी है एग्रीकल्चर के हेडिंग से शुरू होते हुए कमर्शियल, फिर बिजनेस कैपिटल, बिजनेस कैपिटल, फिर इक्विपमेंट, नॉन बिजनेस, और कैश और एडवांस वगैरह, और फिर लाइबिलिटी का भी नीचे खाना होता है। तो ये बात हो रही है वेल्थ स्टेटमेंट में पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो रेजिडेंट लोग तो रूटीन में जो है अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करे होंगे। तो टैक्स ईयर 2022 में वो कहता है कि जितने भी कैपिटल एसेट्स हैं उनका 5% जो है क्या कहते हैं आप इनकम कंसिडर करेंगे कि आपने कमा ली है। अगर आपके पास एक फेयर मार्केट वैल्यू यानी एफबीआर की वैल्यू है एक घर की, कंस्ट्रक्टेड घर की 9 करोड़ रुपए, तो आप जो है उसका 5% या 10 करोड़ कर ले तो उसका आप 5% कैलकुलेट करेंगे, यानी 50,000 रुपए जो है वो कंसिडर की जाएगी कि आपको वो है मिला है। और फिर उसका 1% जो है उस पर 5% पर जब आप 20% लगाएंगे तो बेसिकली 1% है। तो मेरा ख्याल है 5 लाख रुपए 10 करोड़ पर जो है 5% इनकम, यानी कि 5 लाख रुपए, 5 लाख पे जब आप 20% लगाएंगे तो 1 लाख रुपए आपको टैक्स देना होगा, एक्सेप्ट फॉर दीज एसेट्स, यानी अगर इनमें से कोई एसेट है जो मैं ABCD में पढ़ने लगा हूं, तो आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में उसको और उसकी वैल्यू को माइनस करना। ठीक है जी। इस पे भी कुछ सवाल आते रहे तो मैं बात करता हूँ। सबसे पहले तो कह रहा है कि वन कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द रेजिडेंट पर्सन, तो इसमें आपने वो अपना कैपिटल एसेट इस टैक्स से निकलवाना है, क्योंकि ये टैक्स लग रहा है सिर्फ उन चीजों में जो इन कैटेगरीज में नहीं आ रहे जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाए हैं। अच्छा, अब जो है
वो कहता है कि वन कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द रेजिडेंट। तो अगर आप सपोज करें कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ओन करते हैं, तो आप जो है क्या कहते हैं, सिंपली उसको वो कैपिटल एसेट जो एक्सक्लूडेड है उसको आप उसमें शामिल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यार ये वो जरूरी नहीं है कि आप उस घर में रहते हो, वो आप बस आपके नाम पे होना चाहिए, यानी ओन्ड। तो जिसके नाम पे भी होगा वो क्लेम कर सकेगा। दूसरा है, पहला तो ये हो गया, तो आप कोशिश करें सबसे महंगा जो कैपिटल एसेट आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में शो हो रहा है, पर्सनल वेल्थ में, उसको इस कैटेगरी में डाल दिया करे कि ये वो है। क्योंकि यहाँ कहीं भी नहीं लिखा कि वो रेजिडेंशियल होम वगैरह, वो कह रहा है वन कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द रेजिडेंट पर्सन। तो सपोज करें आपके पास 14 करोड़ का कोई ट्रेडमार्क या बिजनेस का कैपिटल पड़ा है, और दूसरी तरफ जो है आपको जिस तरह ये कह रहे हैं कि एक कैपिटल एसेट माफ है, तो आप जो है उस को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि इमूवेबल हो, मूवेबल हो, जो भी चीज वैल्यू की होगी उसको पहले माइनस कर। फिर इसके बाद स्पेसिफिक है क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 2, सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिस फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज कैरिड आउट by the person appearing on the active taxpayer list at any time during the year। यानी कि सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस, अगर आपके 4 ऑफिसेज हैं मुख्तलिफ शहरों में या एक ही शहर में, तो वो चारों जो है आपकी पर्सनल वेल्थ में भी शो हो रही होगी, तो वो इसमें से निकल जाएगी। हम सिर्फ पर्सनल वेल्थ के आइटम्स की बात करें, बिजनेस की जो बैलेंस शीट है उस पे ये अप्लाई इंडिविजुअल्स के लिए तो नहीं होता, कंपनीज और एओपी के लिए देखना पड़ेगा। उसके बाद वो कहता है सेल्फ ओन्ड agricultural land where agriculture activity is carried out by a person excluding farmhouse and land annexure thereto। तो आप कह सकते हैं कि वो जो सेल्फ ओन्ड है और वो भी एग्रीकल्चर लैंड, अब इसमें बहुत सारी लैंड्स हो सकती हैं, लेकिन अगर आप ओन करते हैं और आप जो है वो इसमें कैरी ऑन करते हैं एग्रीकल्चर का बिजनेस, तो तब आपको एग्जेम्प्ट है। वरना एग्रीकल्चर इनकम वैसे पड़ी हुई है, किसी और को ठेके पे दी है, दोनों इसमें टैक्सेबल हो जाएंगी। और आपकी इनकम चूंकि अच्छी खासी होती है, तो उन्होंने निकाला तो है सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर को, लेकिन अगर आपके पास उसके अलावा अलग अलग और एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, तो फिर आप इस टैक्स के तहत शायद आपको देना पड़ेगा। यहाँ तो मैं रुक जाऊंगा और यहाँ मैं कहूँगा कि आई होप कि आप एंजॉय कर रहे हैं इस मीटिंग को। हम इसी टॉपिक को अगले हफ्ते टेकअप करेंगे। आप अपने क्वेश्चंस वगैरह 7E के पूछ लें, ये वीडियो अपलोड हो जाएगी और आपसे नेक्स्ट फ्राइडे 30 सितंबर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेट लाजमन एक्सटेंड होगी मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आप श्योर नहीं है या मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं है, तो आप फिर अपनी रिटर्न 30 सितंबर से पहले पहले बना लें, इंडिविजुअल्स और एओपी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, टेक केयर।